ये जो सज़ाओं का अमल शुरू हुआ है, इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? मैं जी सज़ाओं के जो मामलात हैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन ये जो अभी आपका टॉपिक अभी चल रहा है मैं उस पर भी तबसरा कर सकता हूँ। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है आज। करिए, ये तो मोस्ट वेलकम। मिसाल के तौर पे बिजनेस रिकॉर्डर के सफ़ा अव्वल पे ये बात है कि जी एप्टमा की एक डेलीगेशन मिली आर्मी चीफ से, और उन्होंने वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए हैं वो है कि हम उनको सलूट मारते हैं। और उसमें एक्चुअली वही सारी बातें, वही जो कम से कम जो मैंने पढ़ा है उस जरीदे में, मेरे नज़दीक ये बिज़नेस और फाइनेंस का अवलीन जरीदा जो है बिज़नेस रिकॉर्डर है, और उसमें जो जितने नुकात जो हैं बकौल उनके, जो कि एप्टमा की रिलीज़ के ऊपर ही मबनी ये सारी गुफ्तगू उन्होंने शाया की है, वो बिल्कुल उन्हीं मामलात को एड्रेस करते हैं जो हम बड़े अरसे से तनकीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का नैरेटिव कुछ है और असलियत कुछ है। उसमें मसलन क्या बातें हैं, उसमें हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पूछें तनवीर साहब, मुनीर साहब से, आपके सामने आप बैठे हैं, कि हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात यहाँ इन्होंने नहीं की कि ख़ास तौर पे एनर्जी के जो रेट्स हैं वो किस तरह के हैं, बिजली वगैरह के, तवानाई के जो हमारे मसनूआत को जो हैं अनकम्पेटिटिव बना देते हैं दूसरे मुल्कों के साथ। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो श्रिंक कर रहा है वो, फिर ये जो न्यू टैक्स मेजर्स हैं और ये जो 37A और 37B सेल्स टैक्स एक्ट के जो शिकें डाली गई हैं जिसमें अरेस्ट और डिटेन करने के पावर्स दिए गए हैं, इस पर बात की और इसकी मुअत्तली कि इनको तसल्ली मिली है बिज़नेस कम्युनिटी को। फिर ये कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है बनाने की, फिर टारगेट्स अनरियलिस्टिक हैं, गोल्स मिस हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, और ये जो एक और इसमें बात थी, सॉरी मेरे सामने वो ये रेट जो है, आपने इंटरेस्ट रेट वाली जो बात आपने काफी सारे इश्यूज कवर कर लिए हैं आपने, और नहीं ये सारी बातें रिपोर्ट हुई हैं, आपने 37A 37B भी पकड़ लिया है, ये सारी बातें हुई हैं। और ये एक आखिरी बात मैं कर दूं, अब ये बात शाया हो रही है कि जी अब इन सारे मामलों को GHQ सुपरवाइज करेगा। हमारी सरहदों की तो हिफाजत उन्होंने करनी है, हमारी नजरियाती सरहदों की हिफाजत, हमारी असली सरहदों की हिफाजत, अब इनकी भी जो है सुपरविजन इन सारे मामलात की, ये भी GHQ करेगा। यही नज़र आ रहा है जी हमको इस गुफ्तगू से। अच्छा वलीद साहब, जो ये मुलाकात है आर्मी चीफ की कारोबारी बरादरी के साथ, ये कोई गैर मामूली नहीं है। जनरल बाजवा साहब कराची जाकर आप ही की हुकूमत में बार बार मिलते थे और उनके इशूज़ सुनते थे और उनको एड्रेस करने के लिए कोशिश भी करते थे। तो अभी भी शायद वो कंटिन्यूएशन है, क्योंकि हुकूमतों के ऊपर हमारे बड़े कारोबारी बरादरी के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या जो वादे करते हैं वो कह के बाद में भूल जाते हैं। तो वो एश्योरेंस चाहते हैं फ़ौज से कि वो आएगी तो इंश्योर करवाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन हो। जी मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ये कंटिन्यूएशन है उसी एक प्रोसेस की, लेकिन और एन मुमकिन है, आपने जिस तरह बताया कि जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ के अगर कराची गए और उन्होंने मुलाकात की बिजनेस कम्युनिटी से, ऐसा हुआ होगा, बार बार होती थी सर, लेकिन बल्कि आपकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया था, एक नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी आपने NDC के नाम से, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपकी कैबिनेट की अप्रूवल से होगा। उस नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का रुकन आर्मी चीफ को बना दिया था आपकी हुकूमत ने। ये बहुत अनयूजुअल गैर मामूली काम था जी। आई मीन वो किसी वक्त वो नेशनल कोई कम्युनिटी क्या कमेटी कहलाती है, अब वो कोई SIFC कहलाती है। बहरहाल जो सबसे अहम और बड़ी मीटिंग जो हुई थी, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन पे इश्यूज़ आ रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज पे भी अटैक हुआ था और वो सारे मामलात थे, तो मुझे ये याद है जो अहम तरीन मीटिंग, और वो एक्चुअली GHQ में हुई थी। उसमें जो हैं गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, जिसमें मियाँ हमाद अज़हर हैं, और आज तो मैं ख़ास तौर पर आज उनके वालिद मरहूम के जनाजे पे भी गया और मुझे बहुत बेहद अफसोस, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत ही अजीम शख्सियत, बहुत ही नेक तबीयत के मालिक थे, बड़े एक्सेप्शनल सियासतदान थे। ऐसे शरीफ़ुन नफ्स अफराद कम आते हैं सियासत में, मेरे बहुत बड़े हीरो और मेंटोर थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो मियाँ हमाद अज़हर एक ख़ास तौर पर दीगर मिनिस्टर्स के साथ, आई थिंक उमर अयूब साहब वो मौजूद थे जब ये मीटिंग्स हुई। बात असल जो है वो ये है, असल मैं आपको जो बात बताता हूँ, जो मेरे ना सिर्फ मेरी अपनी राय है बल्कि मेरी पार्टी का भी एक मौक़िफ़ है, और मैं क्योंकि काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी के अफराद जो ओवरसीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल भी, बड़ी कंपनियाँ, उसमें एकेडमिक लोग, उसमें पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़। देखें जी, ये जो मईशत की मजबूती, मईशत की देरपा जो है, खुशहाली, ये असल उसकी जो बुनियाद है वो है अगर आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो, अगर उसमें एक मजबूत जमहूरी निज़ाम हो
और उसमें एक सही अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोसेस हो, और उसकी गैर मौजूदगी की जितनी मर्जी हम कमेटियां बना लें, जो मर्जी हम उसको कह लें, जिन मर्जी अफसरान को उसका रुकन बना लें, ये जो फैक्ट्स हैं वो बदलते नहीं हैं। वो क्या है जी कि पिछले 3 साल में मिसाल के तौर पे 1 दर्जन से ज़्यादा जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान से एग्जिट कर दिया है। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में लाना चाह रहे हैं, बड़ी कंपनियां मुल्क से जा रही हैं या अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर रही हैं। सबसे उसमें अवलीन मिसाल माइक्रोसॉफ्ट की है। इसी महीने उन्होंने ऐलान किया कि 25 साल इस मुल्क में रहने के बाद वो इसको छोड़ के जा रहे हैं। उसमें इतने और बड़े बड़े नाम कौन से हैं? शेल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, लॉटे है, सीमेंस एनर्जी है, यूनिलीवर्स का लिप्टन डिवीजन है, रैकेट बेनकाइजर है, मॉन्सांटो है, टेलेनॉर है। देखिए ये लोग जा रहे हैं, जा चुके हैं पाकिस्तान को छोड़ करके, मुकामी बिजनेसेस को अपनी बिजनेसेस बेचकर। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के बजाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर जा रही है। और जब तक यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक यहाँ पे एक मजबूत निज़ाम आइनी और कानूनी नहीं होगा, ये कमेटियाँ बनती रहेंगी, अपने काम करती रहेंगी। और शायद इसमें यह ज़रूर हो जाए कि जिस तरह अगर कोई कुदरती वसाइल हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग आ जाएं और वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेके चले जाएं, उससे ज़्यादा मेरी अपनी जो मेरा ज़ाती तजर्बा है और जो मेरा मुतालिया है इन मामलात में, कानून और इकोनॉमिक्स के 2 जो मैंने शोबे पढ़े हुए हैं उनमें, वो तो मुझे यही दिखाता है। और ये जो बिज़नेस कम्युनिटी ने जो मैंने पढ़ा है, जो बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी ने जो बात आज की है, जो बातें सारी आज बात की हैं, ये एक खुला वार है उस नैरेटिव के ऊपर जो गवर्नमेंट बताती है कि जी हमने बड़े यहाँ पे दूध की नदियाँ बहा दी हैं और नहरें बहा दी हैं और बड़ी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली आ गई है। पाकिस्तान से 30-40 लाख लोग, जो एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर पॉलिसी रेट के ऊपर भी हुकूमत बहुत लड़ती है, डरती है कि इसको छेड़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो पाकिस्तान से बरामदात नहीं बढ़ पाती हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं जाती ऊपर। इस साल आपको मोर देन $38 बिलियन की रिमिटेंसेज मिल गई हैं, बरामदात से वो पैसा नहीं मिला आपको। तो आपने ओपन मार्केट से डॉलर बाय किया, 6-7 अरब डॉलर, आपका डॉलर इसीलिए ऊपर जा रहा है कि आप ओपन मार्केट से कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं डॉलर्स को। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो कमाना तो आपने है, वो अगर खोल देंगे तो फिर वो हाथ से निकल जाएगी चीज़। देखिए सर, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम करना है। अभी जैसे भाई ने कहा कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो तो ऑलरेडी जा रही है, हम आने की बात करते हैं। इसी तरह जितनी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में बंद हो रही है, वो चल नहीं रही है, बंद हो रही है। तो उसको कैसे चलाएं या क्यों बंद हो रही है? क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। अगर इतनी हाईएस्ट प्राइस पे हम बिजली लेंगे, इतनी हाई प्राइस के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और उसके ऊपर टैक्सेशन, आप देखें टैक्सेशन है कितना हमारे ऊपर, आप अंदाज़ा तो लगाएं। इतनी हाईएस्ट कॉस्ट पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इस पे हमारे को लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि 2 साल पहले एक टर्फ स्कीम आ गई, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग गई, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसने स्कीम चेंज कर दी, तो क्या हुआ कि सारी जो इंडस्ट्री लगी वो बंद होना शुरू हो गई। बिजली सस्ती थी, बिजली को 16 सेंट कर दिया, 16 सेंट के बाद अब फिर लड़ झगड़ के फिर 11 सेंट के ऊपर आ गई है। इंटरेस्ट रेट उस वक्त 6% था तो वो हम 22% पर चले गए, 22 जमा 3 25% इंटरेस्ट दे रहे थे।